एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स बाय रेनू। आज से हम इंडियन इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो कि 1991 में लाए गए थे। तो उस टाइम तक हमारी इंडियन इकोनॉमी इंडिपेंडेंट हो चुकी थी, यानी कि हमारी गवर्नमेंट रूल में आ चुकी थी। तो जितने भी प्रोडक्शन, कंजम्पशन या फिर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होते थे बिटवीन टू कंट्रीज या फिर बिटवीन टू स्टेट्स, उसको कहीं ना कहीं रेगुलेट करने की पावर गवर्नमेंट के हाथ में भी थी। यानी कि वो कैसे कंट्रोल कर सकते थे, या तो वो कस्टम्स लगा देंगे, या तो वो टैरिफ्स लगा देंगे, या फिर वो कुछ ना कुछ ऐसे इम्पोजिशंस लगाएंगे, रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, जिसकी वजह से जो इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं उनको रेगुलेट किया जा सकता है। तो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की हमें जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले हम ये देख लेते कि आए कब, ये किस टेन्योर में आए। तो 1991 के टाइम पे आए थे। और 1991 के टाइम पे हमारा कौन सा प्लान पीरियड स्टार्ट होने वाला था? उसके बाद से स्टार्ट होने वाला था हमारा 8th प्लान पीरियड। और इस टाइम पे रूल में थे हमारे पीवी नरसिम्हा राव जी। इनकी गवर्नमेंट के अंदर जो फाइनेंशियल कमेटी थी, यानी कि उसके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे हमारे मनमोहन सिंह जी। तो मनमोहन सिंह ने उस टाइम पे ये डिसीजन लिया कि जितनी भी हमारे पास नेगेटिव सिचुएशंस आ रही है, यानी कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा राइज हो रही है, क्राइसिस आ रहा है, स्टैगफ्लेशन हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, तो उन सबको रेक्टिफाई करने के, उन सबको क्लियर करने के लिए एक पॉलिसी बनाई जाए। और उस पॉलिसी के अंदर उन्होंने बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस को कंसीडर करा, जिसकी वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमिक में सुधार आ सके। तो उस टाइम पे फिर हमें ज़रूरत पड़ी न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की। इसको न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इसलिए बोला जा रहा है ताकि ये हमारी इंडिपेंडेंट इंडिया की इकोनॉमी को वापस से रीस्टार्ट कर सके, ताकि जो भी नेगेटिव क्राइसिस आ रहे हैं, स्टैगफ्लेशन आ रहे हैं, उनको सुधारा जा सके। तो NEP is a policy introduced in India in 1991 which aimed at restoring macroeconomic stability. माइक्रोइकोनॉमिक स्टेबिलिटी और मैक्रोइकोनॉमिक स्टेबिलिटी में ये अंतर है कि जहाँ पे मैक्रो का नाम आ जाता है वहाँ पे हम एक्सटर्नल वर्ल्ड को भी इंक्लूड करने लग जाते हैं, यानी कि X-M जो हो गया हमारा एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स की कंडीशन को भी हम इंक्लूड करेंगे। तो हमें यहाँ पे ये देखना था मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या आया कि हमें हमारे जो बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसकी स्टेबिलिटी अचीव करनी पड़ेगी। तो जो NEP हमने डिजाइन करा था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, वो एड्रेस कर रही थी किसकी सिचुएशन को? क्राइसिस ऑफ स्टैगफ्लेशन, यानी कि हमारी प्राइसेस बहुत ज्यादा राइज हो रही थी, विच वॉज अ रिजल्ट ऑफ साइमल्टेनियस इंक्रीज इन प्राइजेस ऑफ बोथ फूड एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। उस टाइम पीरियड के टाइम पे हमने ये देखा था कि जब भी हमें LPG रिफॉर्म्स लाने पड़े, या फिर मनमोहन सिंह के टाइम पे उन्होंने एक जो भी कंडीशंस बनाई थी कि हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, उसके पहले की सिचुएशन को समझना ज़रूरी है। तो उसके पहले हमारे पास जितने भी प्लान पीरियड्स थे, इसके पहले के 7 प्लान पीरियड्स होंगे हमारे पास में, और एक एनुअल प्लान था। एनुअल प्लान था हमारे पास में 1990 से 92 का। इस टाइम पे हमारा कोई प्लान पीरियड नहीं चल रहा था 5 साल का। ये एक प्लान गैप था जिसके अंदर रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करी जा रही थी, LPC पॉलिसी को इनिशिएट किया जा रहा था। उससे पहले हमारी इकोनॉमी के अंदर जो था बहुत ज़्यादा पॉवर्टी इंक्रीज हो रही थी, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारे जितने भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो ठप होते जा रहे थे, और हमारे कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस आता जा रहा था। तो इसलिए हमें नीड पड़ी थी कि हम न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाएं। और इसकी नीड एक और क्या थी कि जो भी गुड्स हैं या मैन्युफैक्चर गुड्स या फूड प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा राइज हो रही है। अगर जो हमारे बेसिक नीड्स होती है, बेसिक कंज्यूमर नीड्स, जो कि क्या होगा, फूड प्रोडक्ट्स हो गए, पानी की व्यवस्था हो गई, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हो गई, अगर इसमें भी क्राइसिस फेस करने लग जाए कोई कंट्री, तो वो उसके लिए एक नेगेटिव पार्ट काउंट करने लग जाते हैं। तो इट डिनोट्स द प्रोसेस in which a government prescribes a declining role for the state and expanding role for the private sector in the economy. तो इस टाइम पे गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि सारी पावर केवल स्टेट के पास ना रखे, स्टेट यानी कि गवर्नमेंट के पास ना रखे, उसको थोड़ा डिसेंट्रलाइज किया जाए। डिसेंट्रलाइज यानी कि उसको तोड़ मरोड़ के थोड़ा सा जो भी पावर है वो प्राइवेट सेक्टर को भी दी जाए। यानी कि यहाँ पे हमारा डिसीजन क्या आया कि हमें मिक्स्ड इकोनॉमी के रूप में सारे डिसीजंस को लेने चाहिए। ऐसा इसलिए करा गया क्योंकि उस टाइम पे गवर्नमेंट के पास इतने फंड नहीं थे कि वो ऑल ऑफ अ सडन अपने एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज कर सके या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सके।
इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के अंदर केवल बिल्डिंग्स काउंट नहीं करते हम, सारी सोशल फैक्टर्स को भी काउंट किया जा सकता है, जैसे कि आपकी हेल्थ फैसिलिटीज़ हो गई, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हो गई। तो उस टाइम पे फिर उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हमें प्राइवेट सेक्टर के साथ हाथ मिलाना चाहिए ताकि हमारी इंडियन इकोनॉमी सुधर सके। प्राइवेट सेक्टर के साथ उन्होंने मर्ज करने का डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर इज लाइक अ कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट के पास यानी कि पूंजीपति जो होते हैं उनके पास अच्छा खासा वेल्थ होता है, अच्छे खासे उनके पास बीओपी बैलेंस रहता है, अच्छे खासे उनके पास फॉरेन एक्सचेंज बैलेंस रहता है। तो यानी कि कहीं ना कहीं वो हमारे इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उस टाइम पे डिसीजन लिया गया कि हमें न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने चाहिए। अब इसके गोल्स क्या क्या थे, यानी कि हम रिफॉर्म्स तो ला रहे हैं लेकिन उसके अंदर हम क्या क्या सेक्टर्स को या फिर क्या क्या कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। तो गोल्स के अंदर मेन मोटो था कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसको हमें बूस्ट करना है थ्रू ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि जो हमारी कंट्री है उसके अंदर से अब हम एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के अमाउंट को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारी कंट्री को हम ओपन अप करेंगे फॉर द एक्सटर्नल कंट्रीज। यानी कि अब जो हमारे कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे उसको हम बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के, बिना किसी टैरिफ एंड इम्पोर्ट के बाहर वाली कंट्रीज को एक्सपोर्ट करना चालू करेंगे ताकि हमारी इंडियन इकोनॉमी बूस्ट हो सके। उसके बाद में सेकेंड गोल हमारा था वॉज बिल्ड टू रिड्यूस द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। उस टाइम पे हमारी कंट्री, जो कि मैंने पहले बताया कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी, जब जब प्राइस इंक्रीज होती है इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज होता है। इन्फ्लेशन का दूसरा मतलब ही क्या है कि जब आपकी कंट्री में सारे गुड्स एंड सर्विसेज बहुत ज़्यादा महंगे मिलने लग जाए, यानी कि जो 10 रुपये किलो अगर आपको आलू मिलता है और अगर वो 100 रुपये किलो बिकने लग जाए तो आपकी कंट्री में ऑटोमेटिकली एक क्राइसिस अराइज होगा। यानी कि जब जब आपकी प्राइस राइज हो रही तो आपका इन्फ्लेशन राइज हो रहा है। तो दूसरा गोल हमारा क्या था कि एनईपी के थ्रू हमें ये जो इन्फ्लेशन रेट है इसको रिड्यूस करना है। थर्ड गोल क्या आया? टू अटेन इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, टू मोल्ड एग्जिस्टिंग मार्केट्स इनटू अ मार्केट इकोनॉमी बाय विड्रॉइंग अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस। इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपकी कंट्री एक स्थिर सिचुएशन में चल सके उस टाइम पे। यानी कि जब क्राइसिस की सिचुएशन आती है तो हर कंट्री या हर गवर्नमेंट ये पूरी कोशिश करती है कि उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन को सुधारा जा सके। यहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या है कि अगर अपन मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे बात कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हमारे इंक्रीज करने पड़ेंगे ताकि हमारा बीओपी डेफिसिट क्लियर हो सके। बीओपी डेफिसिट क्या होता है कि जब आपके एक्सपोर्ट्स कम रह जाते हैं आपके इम्पोर्ट से। अगर आप इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हो तो आपकी मनी की आउटफ्लो होएगी, यानी कि आपकी कंट्री में जो पैसा है वो बाहर की कंट्री में जाएगा। आप तो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रहे हैं लेकिन उसके बदले में आपको पैसा देना पड़ेगा। और वहीं पे अगर एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होते हैं तो मनी की इनफ्लो होएगी। तो इसलिए कंसीडर किया जा सकता है कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है या डेवलपिंग स्टेज पे जो कंट्रीज है उनको एक्सपोर्ट प्रमोशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि उनकी बीओपी सिचुएशन को सुधारा जा सके। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है टू अलाउ द इंटरनेशनल फ्लो ऑफ कैपिटल, यानी कि जो भी हमारे पास मशीनरीज होती हैं, उसके बाद टेक्नोलॉजी हो गई, गुड्स हो गए, प्रोडक्ट्स जो आप प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि जो हमारा लेबर है, एंड सर्विसेज। इसके अंदर टेंजिबल इनटेंजिबल दोनों सर्विसेज आ जाती है विदाउट एनी लिमिटेशंस। प्रायर टू न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारी कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी या फिर लिमिटेशंस थी कि आप इतना ही अमाउंट इंपोर्ट कर सकते हो या इतना ही अमाउंट एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद, लिबरलाइजेशन के आने के बाद में इन सारी चीज़ों पे ध्यान दिया गया कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इंटरनेशनल फ्लो को इंक्रीज करना पड़ेगा। यानी कि अगर मान लीजिए इंडिया एक लेबर अबंडेंट कंट्री है, यानी कि हमारे पास में लेबर ज़्यादा है, कैपिटल थोड़ा सा कम है, तो हम क्या कहलाएंगे? लेबर अबंडेंट कंट्री। तो हम हमारे यहाँ का लेबर को बाहर की तरफ भेज सकते हैं, बाहर किसी कंट्री में एक्सपोर्ट कर सकते हैं ताकि वो वहाँ जाके कमा सकें। यहाँ से एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हमारी सुधरेगी। और उसके बाद में हम जो बाकी कंट्रीज है, जो कैपिटल अबंडेंट कंट्रीज हैं, उनकी टेक्नोलॉजी को, उनकी कैपिटल्स को हम हमारी कंट्री में इंपोर्ट करके हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज करने की कोशिश करें। तो ये हमारे गोल्स थे। उसके बाद में आता है हमारे कि रिफॉर्म मेजर्स क्या क्या थे। The economic reform programs that India launched consisted of two categories of measures। यानी कि जो भी आप पॉलिसी इनिशिएट करते हैं तो आप एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं सबसे पहले। तो इसके अंदर उन्होंने दो फ्रेमवर्क लिए थे। फर्स्ट था हमारा मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन ऑफ
मेजर्स, और दूसरा हमारा था स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के अंदर वही बात आ जाएगी कि आपके जितने भी एग्रीगेट डिमांड होती है कंट्री की, एग्रीगेट डिमांड यानी कि जितने भी पॉपुलेशन है उन सब की आप जितनी भी डिमांड है उसको ऐड करते जाते, तो एग्रीगेट डिमांड बन जाएगी। तो आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है कंट्री की या इकोनॉमी की, उसको बूस्ट करने की कोशिश करेंगे, भले से वो डोमेस्टिक हो या फिर एक्सटर्नल हो। डोमेस्टिक का मतलब तो क्या, अंदर ही अंदर आपके इंडिया के अंदर अंदर आप आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसके सेल्स को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, यानी कि आप एक साथ में सेल्स भी इंक्रीज करना चाह रहे हैं और एक साथ में आप कंजप्शन भी इंक्रीज करना चाह रहे हैं। और दूसरी तरफ आप एक्सटर्नल इकोनॉमीज जैसे कि एक्स्ट्रा वर्ल्ड हो गया, उसको आप गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट करेंगे। For the enhanced domestic demand, the focus has to be on increasing the purchasing power of the masses, which entails an emphasis on the creation of gainful and quality employment opportunities. तो जब आप डोमेस्टिक इकोनॉमी की बात कर रहे हैं कि हमें हमारे यहाँ का जितने भी सेल्स हैं उसको इंक्रीज करना है, तो उससे पहले हमें लोगों की परचेजिंग पावर को इंक्रीज करना पड़ेगा। परचेजिंग पावर इंक्रीज हो रही है यानी कि 100 रुपए के अंदर वो कितना खरीद पा रहे हैं वो हमें इंक्रीज करना पड़ेगा उनका। ये नहीं कि वो 100 रुपए सेव करने लग जाए, हम चाहते हैं कि वो 100 रुपए खर्च करें ताकि मार्केट में कंजम्पशन प्रोडक्शन आराम से चलता रहे। तो अगर हमें परचेसिंग पावर लोगों की इंक्रीज करनी है तो ऑब्वियसली बात है कि इनकी इनकम भी इंक्रीज होनी चाहिए, और इनकम कब इंक्रीज होगी, जब हमारा एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। तो बेसिकली पहले कंट्री को किसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन पे। अगर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन सुधर जाती है तो इनकम ऑटोमेटिकली लेबर की इंक्रीज होगी और फिर वो लेबर अपना पैसा खर्च कर पाएगा मार्केट के अंदर। तो हमारे ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन का मेजर था। उसके बाद में हमें देखना है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स क्या होते हैं। उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट था हमारा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स का। स्ट्रक्चरल का मतलब ही क्या हो जाएगा कि आपकी इकोनॉमी के अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि जो आपकी मनी फ्लो को या फिर आपके कंजम्पशन जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि जैसे हमारे कंट्री में क्या क्या कौन कौन होगा, एक तो गवर्नमेंट, एक आरबीआई। यानी कि गवर्नमेंट अपनी फिस्कल पॉलिसीज लगाती है और आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज लगाती है। इन दोनों पॉलिसीज के थ्रू वो अपने अलग अलग डिसीजंस लेती हैं कि हमें कंट्री के अंदर कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहिए, डिफ्लेशन की कैसे सिचुएशन को इंक्रीज कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के अंदर अब क्या होगा कि जो भी गवर्नमेंट है वो पॉलिसी रिफॉर्म्स इनिशिएट करने की कोशिश करेगी ताकि एग्रीगेट डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को बढ़ाया जा सके, यानी कि बूस्ट करा जा सके। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन में भी हमने सेम पॉइंट देखा था, बस अंतर क्या आ रहा है, यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि जो भी परचेसिंग पावर है पीपल की इन द इकोनॉमी उसको बूस्ट करा जा सके, ताकि उनकी इनकम इंक्रीज हो और जितने भी इकोनॉमिक लेवल्स पे एक्टिविटीज़ होती हैं उनको इंक्रीज करा जा सके। एक्टिविटीज़ इन द सेंस जो हमारी कंजम्पशन हो जाती है, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती है। और जब हमारी अगर इनकम इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली लोगों की परचेसिंग पावर इंक्रीज होगी, परचेसिंग पावर इंक्रीज होगी तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन को अचीव करना ईजी हो जाएगा। बस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में हमें ये ध्यान रखना है कि हमें पॉलिसीज बता देनी चाहिए और गवर्नमेंट का नाम लिख देना चाहिए, तो दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद में हमको देखना है कि मेजर ब्रांचेस क्या हैं, यानी कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लाने के लिए। तो 3 मेजर सेक्टर्स है। सबसे फर्स्ट हमारा है एल, देन पी और देन थर्ड जी। एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन से ऊपर पहले हम वर्ड लेते हैं लिबरल। आप बोलते होंगे ये बहुत ही लिबरल टीचर है या बहुत ही लिबरल पेरेंट्स हैं। लिबरल का मतलब कि ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते हैं, प्यार से समझा देंगे, प्यार से सरका देंगे। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि आपको विदाउट रिस्ट्रिक्शंस आपकी इकोनॉमी को हैंडल करना पड़ेगा, और अगर आप रिस्ट्रिक्शंस लगा भी रहे हैं तो ज़्यादा भारी ना हो, यानी कि जो भी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर हैं उनको ज़्यादा दिक्कत ना आए गुड्स एंड सर्विसेज का आउटफ्लो और इनफ्लो करने के लिए। तो लिबरलाइजेशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, पहले वो देख लेते हैं कि 1991 से पहले जो भी गवर्नमेंट थी वो बहुत ज़्यादा जो भी हमारी डोमेस्टिक प्राइवेट कंपनीज थी, यानी कि जो 2 सेक्टर चल रहे हैं हमारी इकोनॉमी में, एक तो गवर्नमेंट है और एक प्राइवेट है। तो उससे पहले हमने क्या देखा कि गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत पड़ रही है कि है ना वो प्राइवेट इकोनॉमी का प्राइवेट कंपनीज है उनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज करे ताकि हमारी गवर्नमेंट
अलॉन्ग विथ प्राइवेट कंपनी हमारी इकोनॉमी को बूस्ट कर सके। लेकिन 1991 से पहले गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाती थी डोमेस्टिक प्राइवेट कंपनीज के ऊपर। कैसे लगाती थी कि जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, कि मतलब जितने भी आप इंडस्ट्री सेटअप करेंगे पहले प्रॉपर लाइसेंस बनाएंगे, उसके बाद ही आप आपका प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा क्या था कि वो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते थे उसके ऊपर गवर्नमेंट अपना प्राइस कंट्रोल लगाती थी। मान लीजिए कि अगर मैं एक प्राइवेट कंपनी हूँ, मेरे जो गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है उसका पर यूनिट मुझे 100 रुपये चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट बीच में आके सब्सिडीज लगा देंगी या फिर कुछ रिलीव्स दे देंगे लोगों को, तो वो 100 से घट के कितने पे आ गया, 80 पे। तो मेरा तो प्रॉफिट डिक्रीज हो गया एज अ प्राइवेट कंपनी, क्योंकि मैं एज अ प्राइवेट कंपनी वेलफेयर पे कम ध्यान देके प्रॉफिट इंक्रीज करने पे या फिर वेल्थ इंक्रीज करने पे ज्यादा ध्यान दूंगी। तो यहाँ पे प्राइस कंट्रोल भी करा जा रहा था। फिर हो रही थी हमारी इंपोर्ट लाइसेंसिंग। इंपोर्ट लाइसेंसिंग का मतलब क्या है कि आप रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट में ही इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, उसको कैपिटल लाना है, रॉ मटेरियल लाना है किसी और नेशन के थ्रू, तो पहले उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, उसका लाइसेंस पूरा प्रॉपर तैयार करना पड़ेगा, और उसके बाद भी उसकी लिमिट रहती है कि आप इतना क्विंटल ले सकते हैं या फिर इतने बॉक्सेस ही आप इंपोर्ट करवा सकते हैं। उसके बाद में वो फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल भी रखते थे, यानी कि आप जब भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करेंगे तो आप डोमेस्टिक करेंसी में तो करेंगे नहीं, कि अगर इंडिया की टेरिटरी वहाँ पे तो रुपया चल जाएगा, लेकिन बाहर रुपया नहीं चलेगा। आप यूएस में जाएंगे तो आपको डॉलर्स में एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो इंडिया के अंदर डॉलर की करेंसी इंक्रीज होगी, मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज आपका इंक्रीज होएगा। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट कोशिश करती थी कि वो कंट्रोल कर सके फॉरेन एक्सचेंज को, कि मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे, इंडिया के मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे कंट्री को कितनी नीड है उतनी ही वो रखती थी फॉरेन एक्सचेंज, बाकी पे वो रिस्ट्रिक्शंस लगाती थी। और उसके बाद में लिमिट्स ऑन मेजर कंपनी इन्वेस्टमेंट एंड सो ऑन। तो ऐसे 5 तरीके से लिबरलाइजेशन की नीड हमें क्यों पड़ी, क्योंकि 5 बहुत मेजर रिस्ट्रिक्शंस थे। All these measures were weakening the economic condition of the nation. The government saw that many flaws had arisen in the economy due to this regulation. जब तक ये रेगुलेशन चल रहे थे तब तक जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं उनको बहुत दिक्कतें देखनी पड़ रही थी, क्योंकि जितना उनका पोटेंशियल था उतना वो एक्सीड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस थे, लिमिटेशंस थी। ठीक है, उसके बाद में अब हम देखते हैं लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर पॉलिसी इनिशिएट करी जाती है ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी में लेस रिस्ट्रिक्शंस लाए जा सके। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स द लोअरिंग ऑफ टैरिफ और द रिमूवल ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ या नॉन टैरिफ बैरियर्स वो होते हैं जब भी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं बिटवीन द टू नेशंस, तब वो जो लगाने वाला टैक्स या फिर लगाम जो भी है, ताकि आपके एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को रोका जा सके या कम करा जा सके, तब गवर्नमेंट लगाती थी टैरिफ्स या नॉन टैरिफ बैरियर्स। बैरियर्स का मतलब ही क्या हो गया, रुकावट। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि हम इसके जो टैरिफ्स लग रहे हैं या नॉन टैरिफ बैरियर्स हम लगा रहे हैं उसको या तो रिमूव कर दें या तो उनको, उनके जो रेट्स है उनको कम कर दिया जाए। उसके बाद इनको और क्या बोला जा सकता है, ऑल्सो रिफर्स टू लिबरेटिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स फ्रॉम गवर्नमेंट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस। यानी कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उस टाइप में प्राइवेट यूनिट्स ही हुआ करती थी, स्टील प्लांट हो गए हमारे, बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज इंक्रीज हो रही थी, तो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि हमें इनकी रिस्ट्रिक्शंस को कम करना पड़ेगा। या फिर लिबरलाइजेशन को हम क्या कह सकते हैं, अ प्रो मार्केट और प्रो कैपिटलिस्ट इंक्लाइनेशन इन द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमी। प्रो मार्केट प्रो कैपिटलिस्ट हमने क्यों बोला, कि जो भी प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो, मैंने जैसे आपको बोला, वो वेलफेयर पे कम ध्यान देगी, तो वेलफेयर पे जो ध्यान देते हैं वो तो सोशलिस्ट हो जाते हैं, और जो अपने मार्केट पे ज़्यादा ध्यान देके अपनी पूंजी को बढ़ाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना चाहते हैं, उनको हम कह देते हैं कैपिटलिस्ट। तो इसलिए इसको हमने क्या बोला, इट इज़ अ प्रो मार्केट और अ प्रो कैपिटलिस्ट इंक्लाइनेशन इन द इकोनॉमी। फिर लिबरलाइजेशन प्रोवाइड्स अ ग्रेटर ऑटोनॉमी टू द बिजनेस एंटरप्राइजेस इन डिसीजन मेकिंग एंड एलिमिनेट्स गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। लिबरलाइजेशन के आने के बाद में फिर क्या करा गया कि जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं उनको ये हक दे दिया गया कि चलो तुम तुम्हारे डिसीजन खुद से ले लो, हम बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे एज अ गवर्नमेंट। यानी कि अब वो जो भी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है उसको एलिमिनेट कर दिया गया। तो जब इतने सारे रेगुलेशंस लगा दिए गए तो अपने आप जो इकोनॉमी है वो लिबरलाइज होती गई और हमारा प्रोडक्शन या फिर जो भी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो वापस ठीक होता गया। फिर लिबरलाइजेशन के बाद में जो दूसरी इनिशिएटिव उन्होंने लिया वो था
प्राइवेटाइजेशन का। प्राइवेटाइजेशन वर्ड में ही प्राइवेट वर्ड छुपा हुआ है, यानी कि जो भी प्राइवेट कंपनीज है हमें उनके रोल को इंक्रीज करना है। तो ये क्या था, द पॉलिसीज थ्रू विच द रोल बैक ऑफ द स्टेट वॉज डन इंक्लूडेड डीरेगुलेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केट रिफॉर्म्स इन पब्लिक सर्विसेज। तो तब तक हमारी जो कंट्री थी इंडिपेंडेंस के बाद से 1990 तक एक मतलब 7 प्लान पीरियड्स निकल चुके थे। उस टाइम तक हमारे जो कंट्री उसमें गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा रहता था, यानी कि पब्लिक सर्विसेज ज़्यादा रहती थी। जितने भी महारत्न है, मिनी रत्न है, उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स जब लाए गए, सिक यूनिट्स को हटाया गया, सारी चीज़ें वापस इनिशिएट करी गई, तो उस टाइम पे ये सारी इंडस्ट्रीज को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा था। तो हमने ये देखा कि जितने भी इंडस्ट्रीज बढ़ी हैं वो मेजरली पब्लिक सर्विस इंडस्ट्रीज थी, यानी कि नेशनलाइज्ड इंडस्ट्रीज थी वो। उसके बाद में हमने देखा कि जो भी पॉलिसीज हैं थ्रू विच द रोल बैक ऑफ द स्टेट वॉज डन इंक्लूडेड डीरेगुलेशन, यानी कि प्राइवेटाइजेशन जब हमको इंक्रीज करना है तो हम हमारी जो भी पब्लिक सर्विसेज हैं या पब्लिक इंडस्ट्रीज हैं उनका डीरेगुलेशन कर देंगे, यानी कि जो इनके रेगुलेटिंग पावर है उसको हम पब्लिक से मतलब यानी कि गवर्नमेंट से हटा के पब्लिक सेक्टर के हाथ में दे देंगे। प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, यानी कि वापस वही चीज़ कि जो भी कंपनीज है उसमें गवर्नमेंट का स्टेक कम करके प्राइवेट स्टेक इंक्रीज करना। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केट रिफॉर्म्स आएंगे तो ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर्स को ज़्यादा मुनाफा होगा। उसके बाद आता है वॉज यूज एज अ प्रोसेस अंडर विच द स्टेट एसेट्स वर ट्रांसफर टू द प्राइवेट सेक्टर। अब इसको ट्रांसफर करने के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप डीनेशनलाइजेशन करो या फिर आप डिसइन्वेस्टमेंट करो। डीनेशनलाइजेशन का मतलब क्या होगा कि आप जो भी स्टेट ओनरशिप है वो ट्रांसफर कर दोगे प्राइवेट सेक्टर्स को, यानी कि प्राइवेटाइजेशन इन इट्स प्योरेस्ट सेंस एंड लेक्सिकली मीन्स डीनेशनलाइजेशन, यानी कि ट्रांसफर ऑफ स्टेट ओनरशिप ऑफ एसेट्स टू द प्राइवेट सेक्टर टू द ट्यून ऑफ 100%। डीनेशनलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, जो कंपनीज पहले गवर्नमेंट सेक्टर्स के हाथों में थी, अब आप उसको एज इट इज उठा के सब कुछ किसको दे रहे हो, आपकी प्राइवेट सेक्टर्स को, यानी कि 100% पावर वो किसके पास ट्रांसफर हो गई, प्राइवेट सेक्टर्स के पास में। अब वो अपने मार्केट के हिसाब से उसको रेगुलेट करते रहेंगे। तो ये हो गया एक प्रोसेस प्राइवेटाइजेशन का, यानी कि प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर से उठा के आपने सारे एसेट्स आपकी कंपनीज किसको ट्रांसफर कर दी, प्राइवेट कंपनीज को। उसके बाद में सेकेंड वे आता है कि आप डिसइन्वेस्टमेंट करो, या तो आप प्राइवेटाइजेशन कर लो या तो आप डिसइन्वेस्टमेंट कर लो। प्राइवेटाइजेशन हमने देख लिया। डिसइन्वेस्टमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस या फिर जितनी भी गवर्नमेंट की कंपनीज हैं उसका कुछ शेयर्स प्राइवेट सेक्टर को बेचा जाता है, यानी कि वो जो कंपनीज हैं वो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलके चलाएगी। ये 2 तरीके से हो सकता है कि आप या तो इफ एन एसेट हैज बीन सोल्ड आउट ऑफ द गवर्नमेंट टू द ट्यून ऑफ ओनली 49%, द ओनरशिप रिमेन्स विद द स्टेट, दैट इज थ्रू दो इट इज कॉल्ड कंसिडर्ड प्राइवेटाइजेशन, यानी कि 100% का जो स्टेक होता है उस 100% में अगर आप 50-50 कर देंगे तब तो ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों पे इक्वल हक रहेगा। लेकिन अगर आप इस 100 में से 51 गवर्नमेंट के पास रखें और 49 प्राइवेट के पास रखें तो भले से ये प्राइवेटाइजेशन हो रहा है पर फिर भी ओनरशिप किसके पास मेजॉरिटी में रहेगी, गवर्नमेंट के पास में। या फिर इसका दूसरा वे क्या है कि आप 100% में से 51% आप प्राइवेट को दे दें और 49% आप गवर्नमेंट को दे दें। ठीक है, दोनों तरीके से दोनों का रोल आ रहा है, लेकिन मेजर रोल डिसाइड करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, शेयर किसके पास ज़्यादा है। अगर 51% गवर्नमेंट के पास है तो गवर्नमेंट का ज़्यादा हक बनता है, ऑल्दो 49% फिर भी प्राइवेट सेक्टर के पास रहेगा। और अगर हमारा 100 में से हमने 51% प्राइवेट सेक्टर को दे दिया तब भी 49% गवर्नमेंट सेक्टर के पास में रहेगा। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ डिसीजन का यही डिसाइड हो जाता है कि अगर जो लीडिंग रोल में होगा उसका डिसीजन पावर स्ट्रांग माना जाएगा। प्राइवेटाइजेशन के बाद में फिर तीसरा जो इनिशिएटिव वो लेके आए थे वो था ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन यानी कि ग्लोब, इसके अंदर वर्ड छुपा हुआ। ग्लोब का मतलब ही क्या होता है, वर्ल्ड, यानी कि एक ऐसा फेनोमेना जिसके थ्रू आप इंटीग्रेशन कर सके इकोनॉमी का। इंटीग्रेशन यानी कि आप तार जोड़ सके एक कंट्री से दूसरी कंट्री का। जो हमारे पास पूरा वर्ल्ड मैप रहता है तो आप एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक अपने गुड्स एंड सर्विसेज की
आराम से सप्लाई दे सके विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, ज़्यादा मतलब ज़्यादा आपको तकलीफें ना झेलनी पड़े, तो वो होता है हमारा ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस। इसके अंदर क्या होता है कि आप कनेक्टिविटी इंक्रीज करते हो अपने नेशन की विद द वर्ल्ड। वर्ल्ड क्या हो गया, वर्ल्ड हमारे कंट्री को छोड़ के पूरे जितने भी कंट्रीज है उसको हम वर्ल्ड काउंट करेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर। तो हमें ग्लोबलाइजेशन के अंदर सारे जो भी नेशंस है, जितनी भी कंट्रीज है, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, उनके अंदर एक इंटरडिपेंडेंसी लानी है कि आप मेरे से इतना अमाउंट में इंपोर्ट लेंगे, मैं आपसे इतना अमाउंट में एक्सपोर्ट दूंगी, यानी कि एक कंट्री दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट हो जाती है। तो ग्लोबलाइजेशन इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब हाउ ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी हैव मेड द वर्ल्ड इनटू अ मोर कनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट प्लेस। यानी कि एक ऐसा वे कि ट्रेड के थ्रू एक कंट्री दूसरे कंट्री से कनेक्ट कर पा रही है, और वही कंट्री फिर तीसरी कंट्री से भी कनेक्ट कर रही है, और वो तीसरी कंट्री उस दूसरी कंट्री को भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट दे रही है। यानी कि हर एक कंट्री के अंदर हमें एक जाल फंसा हुआ है कि आप मेरे से ये रिलेशंस रखते हैं, मैं आपसे ये रिलेशंस रखती हूँ। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या था, जब हमने प्राइवेटाइजेशन लगा दिया, हमने लिबरलाइजेशन लगा दिया, तो उसके बाद में ग्लोबलाइजेशन ईजी हो जाता है। यानी कि आप कनेक्टिविटी इंक्रीज कर रहे हो। उसके अंदर हेल्प क्या करती है, टेक्नोलॉजी हेल्प करेगी ताकि आप कम्युनिकेशन कर पाओ। उसके बाद में आपकी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए ताकि आप रीच कर सको दूसरे नेशंस के अंदर। तो ये इट रिफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द नेशन विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। इट इज़ अ मल्टी फैसेट एस्पेक्ट, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स रखते हैं और इकोनॉमी को हम इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि दूसरे इकोनॉमी से हमको जोड़ना है। अब ग्लोबलाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी कि फर्स्ट रहेगा कि हमारे पास फ्री ट्रेड होना चाहिए। यानी कि अगर जापान और इंडिया के अंदर ट्रेड हो रहा है, तो अगर मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट करूं तो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं आने चाहिए बीच के अंदर। फ्री ट्रेड यानी कि आप हमारे कंट्री में वेलकम और हमारे गुड्स आपकी कंट्री में वेलकम, यहाँ पे कोई बीच में इंपोर्ट टैरिफ्स कोई नहीं लगाएगा। उसके बाद में लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन का मतलब ही क्या हो गया कि आपने रिस्ट्रिक्शंस हटा दी। थर्ड, आपकी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी। जब आप ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट देख रहे हैं, यानी कि आप इंटरकनेक्टिविटी इंक्रीज कर रहे हैं, तो आप लेबर का ट्रांसफर कर सकते हैं, आप टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे इंडिया में आके एमएनसी सेटअप हुई। अगर इंडिया के अंदर एमएनसी सेटअप हो रही है तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स। या फिर अगर कोई इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, तो अगर जब 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 तक उसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो हमारी लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। और अगर हमारी यहाँ की लेबर बहुत ज़्यादा स्किल्ड है तो यहाँ से माइग्रेट होके वो दूसरे नेशंस में जाके कमा सकती है, यानी कि इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट भी हो गया। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या हो गया कि दोनों नेशंस के बीच में इंटरकनेक्टिविटी इंक्रीज होती है, जो कि हमने डेफिनेशन में देखा। वापस इंटरडिपेंडेंस आ जाता है इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। उसके बाद में कल्चरल एक्सचेंज भी होता है, यानी कि हमारे नेशन में जितने भी कल्चरल यूनिट्स हैं जो कि प्रोडक्शन करती है, जैसे मान लो बगरू प्रिंट हो गया या फिर कश्मीरी शॉल्स होंगी, तो इंडिया से एक्सपोर्ट होकर वो बाहर की कंट्रीज में जाती है। और बाहर की मान लो जापान है, जापान से किमोनो यहाँ पे इम्पोर्ट होते हैं। तो आप कल्चरल एक्सचेंज करते हो, आपके ट्रेडिशन के बीच में एक्सचेंज किया जा सकता है। उसके बाद में अर्बनाइजेशन, अगर मान लीजिए ग्लोबलाइजेशन के थ्रू एमएनसीज यहाँ पे सेटअप हो रही है तो वो प्राइवेट कंपनीज हैं। प्राइवेट कंपनीज को ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए रहता है ताकि उनकी कंपनीज उभर के दिख सके। तो अर्बनाइजेशन इसकी वजह से इंक्रीज हो सकता है क्योंकि एमएनसीज जाती हैं, बड़ी बड़ी जितनी भी सिटीज़ होती हैं वहाँ पे सेटअप होएंगी। सिटीज़ के अंदर फिर अर्बनाइजेशन इंक्रीज होएगा। अर्बनाइजेशन कैसे इंक्रीज होता है, जब रूरल लेबर्स होते हैं वो माइग्रेट होके अर्बन में आ जाए तो वहाँ का अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद में हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होगी क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के थ्रू लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर रहा है, हमारा जितना भी अर्बनाइजेशन है वो इंक्रीज होता जा रहा है। उसके बाद में आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग यानी कि आपके पास जो कंपनी है, कंपनी ने के पास में 9 काम है, 9 काम में से उसने जो एक कम ज़रूरी समझते उस काम को उसने बीपीओ को दे दिया, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। यानी कि जैसे हमारे कॉल सेंटर्स होते हैं वो बीओपी में चले जाते हैं, बहुत से अब तो सेल्स भी बीओपी में जा रही है। तो कंपनी क्या करती है, जो 8 सेक्टर मेजर के हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देगी और जो एक सेक्टर कम मेजर का है, तो मतलब कि कम इंपॉर्टेंस का, उसको बीओपी को दे देगी कि आप ये संभालो और उसको टाइम टू टाइम पेमेंट मिल जाता है। इसके बाद में हमको ये देखना है कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट आया या फिर कैसे इफेक्ट करा इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबलाइजेशन ने। तो इसके 2 एस्पेक्ट्स हम देखेंगे, एक तो पॉजिटिव और दूसरा रहेगा हमारा नेगेटिव।
क्योंकि ग्लोबलाइजेशन जब आया तो उसके साथ कुछ अच्छी बातें भी हैं और कुछ बुरी बातें भी हैं। क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा सब कॉन्टिनेंट है, तो हर लोग इससे बेनिफिशियल नहीं हो सकते। पॉजिटिव कैसे रहा कि यहाँ पे आके एम्प्लॉयमेंट हमारी इंक्रीज हो गई, ये बात तो हमने पहले क्लियर कर ली। उसके बाद सेकंड हमने क्या देखा कि हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी इंक्रीज हो रही है। इंडिया के लोग जापान में जा रहे हैं, वहाँ की कल्चर सीख रहे हैं, जापान के आ रहे हैं, यूएस वाले आ रहे हैं, यूरोप वाले आ रहे हैं, तो आपस में कल्चरल ट्रेडिशन एक्सचेंज होता है। उसके बाद में इंडस्ट्रीज हैव टर्न मोर कॉम्पिटिटिव एंड एफिशिएंट। मान लीजिए इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्री है, पहले वो डोमेस्टिक सेल्स करती रहती थी तो उसको ज़्यादा कंपटीशन झेलना नहीं पड़ता था, क्योंकि बाहर की कंपनीज तो आ नहीं रही थी। लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन आया, लिबरलाइजेशन आया, तो बाहर की कंपनीज आने लग गई, तो ऑलरेडी कंपटीशन इंक्रीज होने लग गया। जैसे कि क्लास में अगर मान लो 2 ही बच्चे पढ़ रहे हैं, उन दोनों में आपस में कोई इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन रहेगा नहीं, वो दोनों अपने आप को शेर समझेंगे। लेकिन अब वो क्लास की स्ट्रेंथ हम इंक्रीज करके 30 कर दें, तो उनका कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो वो एफिशिएंटली अपनी पढ़ाई करने लग जाएंगे। तो वैसे ही जब इंडस्ट्रीज इंक्रीज होने लगी, तो जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज थी या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी, उन्होंने अपने प्रोडक्शन यूनिट्स की जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी प्राइजेस को कम करने की कोशिश करी, और दूसरा उन्होंने क्वालिटी बढ़ाने की कोशिश करी। फोर्थ पॉइंट हमारे पास है कि अवेबिलिटी ऑफ गुड्स एट चीपर रेट्स। जो कैपिटल अबंडेंट कंट्रीज से हमारे पास में प्रोडक्ट्स आ रहे हैं इम्पोर्ट होके, वो टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाए जा रहे हैं। यानी कि कम टाइम में आप ज़्यादा प्रोडक्ट बना पा रहे हो, तो आप उसको सस्ते में बेचोगे। इसकी वजह से हमारे पास में चीपर रेट्स में गुड्स अवेलेबल हो रहे थे। उसके बाद में स्किल्ड लेबर की जो हमें डिमांड वो लगती थी कि यार हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं है, तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ेगी, उसकी डिमांड को इन्होंने कंपनसेट करके फुलफिल करा। क्योंकि जैसे जैसे एमएनसीज आए या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप होने लगी, तो उनको इंडियन लेबर चीप रेट्स में मिलने लगे। पर अब इसके साथ में नेगेटिव पॉइंट क्या है कि इट हैज़ डिस्टॉर्टेड द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। यानी कि जब 2 कंट्रीज ट्रेड में आ रही है या फिर मल्टीपल कंट्रीज एक साथ ट्रेड में आ रही है, तो कौन सबसे ज़्यादा पावर में आएगा? जो डेवलप्ड है। यानी कि उस टाइम पे अगर यूएसए और इंडिया का आप ट्रेड चेक करेंगे, तो यूएसए ज़्यादा पावर में रहेगी, तो इंडिया को थोड़ा दब के रहना पड़ रहा था। उसके बाद में हैव ड्रिवन आउट लोकल कंपनीज ऑफ बिजनेस लीडिंग टू लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जब जब ये एमएनसीज आई हैं, इन्होंने सस्ते में प्रोडक्ट्स बेचने चालू करे। सस्ते में अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं या फिर जो भी प्रोडक्ट हाथ से बनाए जा रहे हैं, यानी कि उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। ज़्यादा टाइम लग रहा था, इसलिए वो कॉस्टली बिक रहे थे। तो जैसे ही एमएनसीज आई, यहाँ पे लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी देखना पड़ा हमको। उसके बाद में इनकम डिस्पैरिटीज इंक्रीज हो रही थी, क्योंकि हर कोई अर्बनाइजेशन नहीं कर सकता, हर कोई इतना वेल्दी नहीं है कि वो इंडस्ट्रीज को सेटअप कर सके। फिर उसके बाद में इन्होंने मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स को बहुत इम्पैक्ट आया है, क्योंकि उसके बाद से चीज़ें इतनी सस्ती होने लग गई कि जो फार्मर्स हैं उनके प्रोड्यूस को अच्छा दाम नहीं मिल रहा था। यहाँ से फिर आती है हमारी एमएसपी की डिमांड। फिफ्थ आता है हमारे पास में पॉइंट कि इट हैज़ अफेक्टेड ट्रेडिशनल एंड हैंडीक्राफ्ट बिजनेसेस। यही वाला पॉइंट हो गया कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लॉस करती जा रही थी जो भी लोकल लोग थे या ट्रेडिशनल पीपल थे। क्योंकि जैसे ही कपड़े सस्ते दाम में मिलने लगे, वेस्टर्न ड्रेसेस, लोगों ने ट्रेडिशनल ड्रेसेस को पहनना बहुत कम कर दिया, तो इनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। तो ये था हमारा कि न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब आए, कैसे आए, क्यों आए, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, रिफॉर्म्स क्या क्या इनिशिएट किए गए। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।